दोस्तों नमस्ते। सोशल मीडिया पर की रोस्टिंग तो हमने देखी है, लेकिन ये कुछ रोस्टिंग अलग ही है, जरा नेक्स्ट लेवल की रोस्टिंग है। और ये रोस्टिंग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई है, बल्कि ये रोस्टिंग संसद भवन के प्लेटफॉर्म पर हुई है। ऐसा भून के रख दिया है ना, मानो कपड़े उतार दिए हो। अजी कपड़े उतार दिए, यह शब्द भी फीका लगेगा, इस तरह से यह रोस्टिंग हुई है। कपड़े नहीं, चमड़ा उतार दिए है। और चमड़ा कैसे उतारा जाता है, यह मैं आपको बारी बारी दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं निशिकांत दुबे को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। निशिकांत दुबे जी इलेक्शन कमीशन पर जब राहुल गांधी कुछ बात कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का कमीशन बोलते हैं, तो निशिकांत दुबे किस तरह से भून कर रख देते हैं, देख लीजिए। मैं बिहार का और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया सर। एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े कहां घटे और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली। बिहार का सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है वाल्मीकि नगर। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। और इसके बाद सीट है जहानाबाद, जहां 1832 वोट एसआईआर से डिलीशन हुआ, 793 वोट से आरजेडी जीती। मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र अहवाट जीते 96,000 वोट से। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा, 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है। फिर आता है अमित शाह की बारी, और अमित शाह इसी मुद्दे पर इस तरह से कोड़े बरसाते हैं ना। सीसीटीवी के मुद्दे पर पहले राहुल गांधी क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए। Why was the law with regards to CCTVs and the data that they contained changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. सुना, अब बारी आती है अमित शाह की। जरा उनकी रोस्टिंग भी देख लीजिए भैया, कैसे रोस्ट करते हैं। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए। अब इतनी सादी समझ नहीं है सब, मैं क्या कर सकता हूं। सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम से दे दिया। अब संविधान के मुद्दे पर फिर से निशिकांत दुबे, फिर से एक बार निशिकांत दुबे तो संविधान क्या होता है और संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी को कैसे आड़े हाथे लेते हैं, देख लीजिए। वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे,
यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? जब अमित शाह अपने पूरे अपने चरम सीमा पर होते हैं ना, तो किस तरह से दिग्विजय सिंह को भी नहीं छोड़ा, उनकी नौकरी निकाल दी, उनका सब कुछ निकाल दी। भैया इस उम्र में आराम कीजिए कहा, सुन लीजिए। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है, इस आयु में क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, ये एसआईआर वाला मामला बहुत चल रहा है। एसआईआर पे राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते हैं एसआईआर क्यों। अमित शाह ने उसके ऊपर भी ठोक दिया। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। और इस वक्त हम हैं, एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया। एसआईआर के साथ साथ मतदार सूची प्रक्रिया पर भी नहीं छोड़ते अमित शाह, नहीं छोड़ते। एक बार शुरू कर दिया ना, वो अमित शाह का सलमान खान की तरह, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जरा सुन लीजिए कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती हैं। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई, तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है, ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। अब मामला आया घुसपैठियों का। घुसपैठियों के मामले पर कांग्रेस वाले सदन में घुसने की वजह सदन छोड़कर निकल जा रहे थे। जिस तरह से सदन छोड़कर निकल जा रहे थे, उसी वक्त
घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह उनको सुना देते हैं। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, देखा राहुल गांधी कभी कभी अमित शाह को चैलेंज देते हैं, कहते हैं पहले मेरे मुद्दों का उत्तर दो, पहले मेरे भी मुद्दों पर बोलो। मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सवाल उठाए। ये है ना, सवाल कहीं और उठाते हैं और जवाब कहीं और मांगते हैं। अब सवाल उठाया तो जवाब दे दो कहा, लेकिन अमित शाह कहते हैं तेरे कहने से जवाब नहीं मिलेगा, जब मैं चाहूंगा तब मिलेगा। सुन लीजिए। पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये ऐसे होता है भैया। और जब 2 वीर चले ना, तो रविशंकर प्रसाद भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल पीछे नहीं हटते। रविशंकर प्रसाद भी राशन पानी लेकर चढ़ने लगते हैं। उनके कुछ अंश दिखाना आवश्यक है, इसके बिना तो चमड़ी नहीं निकलेगी ना। देख लीजिएगा। मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। और सर HR खन्ना इमरजेंसी में उन्होंने डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये बात करते हैं हम पर। HR खन्ना को इन्होंने 1 महीना के लिए भी भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, क्योंकि उसने नागरिकों के अधिकार की बात की थी। हमको आप कहते हैं हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। और जब ये सब बोलने लगे ना, तो ये कांग्रेस वाले उतर आते हैं RSS की विचारधारा पर और ताल ठोक के अमित शाह कहते हैं हाँ है हम RSS वाले हैं, हाँ है प्रधानमंत्री मोदी RSS वाले हैं। और इसमें क्या हो गया? तो यही ताल ठोक के बोलना किसे कहते हैं, वह भी देख लीजिए। RSS की विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि RSS की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। RSS की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही RSS की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही RSS की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही RSS की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। अमित शाह जिस तरह से कहते हैं उस तरह से हम भी ठोक के बोलते हैं हाँ है हम भी RSS वाले हैं। RSS वाले होना कोई गुनाह नहीं है। संविधान के किसी किताब में RSS के होने का ऐसा प्रमाण तो नहीं लिखा है, ऐसा कानून तो नहीं लिखा है, ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि नहीं है हम RSS वाले हैं तो इसको जेल में डाल दो। इसलिए हाँ है। और RSS वाले कभी कपड़े नहीं चमड़ी उतार देते हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज